इंडिया में कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन या कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए इंडिया की राजधानी दिल्ली तक अपना पांव पसार चुका है, जिसको लेकर इंडिया में मचा बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। ओमिक्रॉन का खतरा दिल्ली में पहुंच चुका है। तंजानिया से आया शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद राजधानी में हलचल मच गई। सरकार, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का केस सामने आने के बाद देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 5 हो गई है। ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। ऐसे में अब जब ओमिक्रॉन ने राजधानी दिल्ली पर अटैक कर दिया है, तो इसे लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या करनी चाहिए, ओमिक्रॉन बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है और क्या ओमिक्रॉन भारत में कोरोना की तीसरी लहर लाएगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ देश के मशहूर डॉक्टरों का एक पैनल मौजूद है। उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली पर ओमिक्रॉन का अटैक। दिसंबर में दस्तक, जनवरी में तीसरी लहर। नए वेरिएंट की तबाही से कैसे बचेंगे गांव शहर। ओमिक्रॉन के खतरे ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। जो खतरा अब तक मंडरा रहा था, उसने दिल्ली में दस्तक दे दी है, जिसके बाद अस्पतालों से लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है। दिल्ली के लोकमान्य अस्पताल में भर्ती ये शख्स तंजानिया से आया था। जैसे ही शख्स के ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। देखिए, जो भी हमारे पास आ रहे हैं ना, सबका जीनोम सीक्वेंसिंग करें, 100% हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। अभी तक 17 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, 17 उसमें से मैंने आपको बता दिया है 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। 12 में से 11 ओमिक्रॉन नहीं है, एक ओमिक्रॉन लगता है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट कल तक आएगी। बाकी जो 5 पेशेंट हैं, उनकी भी रिपोर्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया। सर, अब जब ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ गया। इस बीच शनिवार को हाई रिस्क देशों से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे 7 और लोगों के कोविड पॉजिटिव होने से प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। इन सभी कोविड संक्रमितों को भी LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विदेश से आए कोविड पॉजिटिव, हाल फिलहाल में 19 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 12 लोग कुछ दिन पहले हाई रिस्क देशों से दिल्ली आए थे। इन 12 लोगों में एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला। 7 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग रिपोर्ट आनी बाकी है। दिल्ली से पहले कर्नाटक, गुजरात और मुंबई में ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में मिले मरीजों की उम्र 66 और 46 साल है। दोनों में हल्के लक्षण हैं और दोनों दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। जबकि गुजरात में 72 साल के एक मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये मरीज जिम्बाब्वे से लौटा था। वहीं मुंबई में भी साउथ अफ्रीका और दुबई से होते हुए आया शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के मद्देनजर इस बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर की स्टडी सामने आई है, जो काफी डराने वाली है। कंप्यूटर मॉडल सूत्र पर आधारित इस स्टडी के मुताबिक जनवरी में ओमिक्रॉन के कारण देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है, तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। कई राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। ये खतरा दिल्ली तक आ चुका है। कोरोना और तीसरी लहर को लेकर रिसर्च भी सामने आने लगी है। ऐसे में बड़ा सवाल है, तीसरी लहर को लेकर भारत कितना तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका कोरोना और उसका ये वेरिएंट ओमिक्रॉन, जो कि संक्रामक रूप से अगर देखा जाए तो दुनिया के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि डेल्टा से 5 गुना ज्यादा संक्रामक होने की इसकी जो रफ्तार है, जो तीव्रता है, वो इसमें है। और अगर इसका हम गौर करें और अध्ययन करें तो साउथ अफ्रीका से शुरू होकर इस समय जो ताजा जानकारी आ रही है, 38 देशों तक ये फैल चुका है, पांव पसार चुका है और भारत में ये अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है। और इसने दस्तक दी है इंडिया की राजधानी दिल्ली। जी हां, दिल्ली। इसीलिए दिल्ली में आज जब इसकी दस्तक हुई, इंडिया का सवाल लाजमी है। हमारे साथ इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में सारे विशेषज्ञ हैं। जी हां, देश के जाने माने डॉक्टरों का ये पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। जी हां, आप सीनियर फिजिशियन हैं, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर स्वाति। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव। जी हां डॉक्टर भार्गव, आप डायरेक्टर फोर्टिस अस्पताल, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। और डॉक्टर रंजन कुमार, आईसीयू एक्सपर्ट, इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट, जेपी अस्पताल, हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ओमिक्रॉन को लेकर जैसा अभी आपने, अगर ये हमारा जो पैकेज यानी कि जो स्टोरी चली थी, इसमें जो विशेषज्ञ आए उन्होंने ये कहा कि तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। फिर एक बार घबराहट और हाथ पांव फूलने लगे हैं कि आखिर अगर तीसरी लहर आई तो क्या होगा। देखिए मनीष जी, सबसे पहली बात तो मैं लोगों को और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि शायद तीसरी लहर ना आए, क्योंकि इस बार पूरी जनता सजग है। और जनता सजग होने का मतलब है कि उनको मास्क एप्रोप्रिएट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो तीसरी लहर नहीं आएगी। तीसरी लहर लाना या लाना हमारे हाथ में है। अब हम अपने पर्यावेश में कुछ डेटा देखते हैं। हमारे कुछ 50% लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं, 70% लोगों को 1 डोज लग चुकी है, बच्चों को अभी डोज लगी नहीं है और हेल्थ केयर वर्कर्स को 1 साल होने को आ गया है जबकि डोज उनको लगी थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें, भले ही हमने 126 से 127 करोड़ टीके जरूर लगा दिए हैं, पर फिर भी हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है। डॉक्टर भार्गव, कल भी एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। डॉक्टर भार्गव, कल भी एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इसका ऐलान किया कि एक दिन में 1 करोड़ डोज लगे। डॉक्टर भार्गव, ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में भय है। ओमाइक्रॉन के चलते हुए जो सेकंड डोज ने गति पकड़ी है, ये सराहनीय बात है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमने जीनोमिक टेस्टिंग करनी है, हमको टीकाकरण को बढ़ाना है, बूस्टर डोज को लाना है। इसी के माध्यम से तीसरी वेव को हम रोक सकते हैं। और मैं फिर दर्शकों को कहूंगा, इस समय सचेत रहना जरूरी है। ओमाइक्रॉन का डेटा ये जरूर कहता है कि वो ज्यादा संक्रमित करता है, बट वो ये नहीं कहता कि जिनको 2 टीके लगे हैं उनको उसका मृत्यु का कारण बनता है। तो इसलिए सचेत रहिए, टीकाकरण करिए और तीसरी वेव के मॉडल को अगेन ध्वस्त कर दीजिए, जैसे हमने मई, जून, जुलाई में किया था, क्योंकि तब भी था कि अगस्त के महीने में आएगी। एहतियात बरतना जरूरी है डॉक्टर भार्गव, एहतियात बरतना जरूरी है और यही वक्त की मांग भी है। जी हाँ, इस समय लाखों करोड़ों दर्शक जो न्यूज इंडिया का ये विशेष कार्यक्रम, जी हाँ, आपकी अपनी जिंदगी से जिसका सीधा ताल्लुक है, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले 40 मिनटों तक आप कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया के नामी गिरामी डॉक्टर आपको बताएंगे कि आखिर ओमिक्रॉन से कैसे बचना है। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी, इस वक्त की मांग, एहतियात जरूरी। अगर ओमिक्रॉन को हराना है तो आपको एहतियात बरतना है। और जिस तरह से इस वायरस के साथ ये दिख रहा है कि इसकी कंटेजियसनेस बहुत ज़्यादा है और फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में हम लोगों का सचेत होकर संभल के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा अभी डॉक्टर राहुल ने भी बोला कि हमारे अपने ही हाथों में है आज, अगर हम चाहें तो हम इस तीसरी लहर को रोक सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा है, अगर आप भारत की स्थिति को देखें तो 50% लोगों को डोज जो है, फर्स्ट डोज एटलीस्ट मिनिमम लग गई है। उसमें से भी 30% लोग ऐसे
ऐसे हैं जिन्हें डबल डोज लग चुकी है और सीरो सर्वेज भी हमारे ये दिखा रहे हैं कि सेकेंड वेव में इन्फेक्शन इतना ज्यादा था कि लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी भी हम मान के चल रहे हैं कि काफी अच्छी होगी, जिसकी वजह से ये संभावनाएं हैं कि हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। अगर इस तरह की कोई पुष्टि होती है कि वायरस जो है वो वैक्सीन को पूरी तरह से पार कर पा रहा है, नेचुरल इम्यूनिटी को पार कर पा रहा है, तब तो कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तब कोई भी उस सैलाब को नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी तक जिस तरह की जानकारी है उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कंप्लीटली बाईपास कर जाएगा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, या हमारे जो वैक्सीन के द्वारा जो हमें एंटीबॉडीज बन रही है उसको ये कंप्लीटली बाईपास नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत कुछ हमारे अपने हाथों में, और जिस तरह से आपने देखा कि सरकार भी प्रोएक्टिवली होकर के कदम उठा रही है, जहां जहां भी केसेस हो सकते हैं उनको जो है टेस्टिंग की जा रही है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जा रही है। तो भारत में अगर हम इस तरह के हॉटस्पॉट्स बनने से रोक लें और साथ ही लोग भी उसमें अपना सहयोग दें तो हम लोग जरूर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और डेफिनेटली बच्चों का वैक्सीनेशन अब स्टार्ट हो जाना चाहिए और बूस्टर डोज के बारे में भी सरकार को जल्द ही एक अहम निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि बहुत पहले वैक्सीन डॉक्टर माहेश्वरी, डॉक्टर स्वाति, आपने बच्चों का जिक्र किया। जी हाँ, बच्चों को लेकर हर कोई फिक्रमंद है कि आखिर क्या ये बच्चों पर तो अटैक नहीं करेगा। इस बीच हमारे साथ दुनिया के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ ओमिक्रॉन बेहद घातक बताया जा रहा है। इससे पहले आखिर बच्चों का बचाव कैसे हो, इसकी जानकारी लेकर, जी हाँ, इसकी ताजा जानकारी की आखिर इससे बचना और इस खतरे को टालने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर पूरी बात रखने के लिए हमारे साथ देश और दुनिया के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर क्या कहते हैं, पहले आप ये भी सुन लीजिए। देखिए, जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का एक वेरिएंट पाया गया है, उसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है और उसको मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको B.I.529 नंबर दिया है WHO ने। ये एक बहुत ही इन्फेक्शस टाइप का वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत गुना ज़्यादा इन्फेक्शस है। एक बहुत ही छोटे समय में दक्षिणी अफ्रीका की बहुत सारी आबादी इससे संक्रमित हो गई, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लेकिन साथ में मेरा कहना यह भी है कि अभी तक ये 30 कंट्रीज़ में फैल चुका है, भारत में भी ये दस्तक दे चुका है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है, कहना चाहूँगा मैं, कि इससे बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं। अभी तक मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर या यहाँ जहाँ पाया जा रहा है, और इसमें ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता, जिससे कि और हमारी जो है सेकेंड वेव में बहुत ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था डेल्टा वेरिएंट से, तो समस्याएं पैदा हुई थी। तो मैं कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वायरस का वेरिएंट अगर बहुत इन्फेक्शस है, उसका मतलब ये नहीं खतरनाक है, वो मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत कम समय में बहुत लोगों को फैल जाएगा। परंतु हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसके सिम्टम वेरी माइल्ड हैं। कोविड-19 जो शुरुआत में आया था जो है, उसके बाद डेल्टा बना, और डेल्टा के बाद से जो इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, इसमें डेल्टा से मोर देन 30 म्यूटेशन हो चुके हैं, यानी 30 बार ये म्यूटेट हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया। अभी इस पर रिसर्च हुई, जो है हमारी स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया ने रिसर्च करी अब यूएस के अंदर, तो ये ऐसा बताया कि ये इतना इन्फेक्शियस क्यों बना। तो कहा क्या कि ये जो है पहले किसी चूहों में गया, जब हमारे पास ये सेकेंड वेव आई, तो सेकेंड वेव से किसी कारण से डेल्टा वेरिएंट से या अल्फा वेरिएंट से चूहे संक्रमित हुए, रोडेंट्स लाइक चूहे यानी अदर रोडेंट्स हुए, नॉन एनिमल्स हुए, और जब ये नॉन एनिमल्स जब हुए तो उनमें ये मल्टीप्लाई किया और इसने 30 से ज्यादा म्यूटेशन लिए, और उसके बाद ये रिवर्स जूनोसिस हुआ। रिवर्स जूनोसिस वो कहते हैं कि पहले बीमारी मनुष्य में थी, बच्चों में थी, वो बीमारी एनिमल या रोडेंट्स में गई, रोडेंट्स में म्यूटेशन हुआ, उसके बाद फिर वो वायरस वापस मनुष्यों को इन्फेक्ट करने लगा, इसको रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। तो ये रिवर्स जूनोसिस क्या है, जिसको कि अभी स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के
डॉक्टर जो हैं क्रिस्टिन एंडरसन ने प्रूफ किया है कि ये चूहों में ऐसा हुआ है। देश दुनिया के मशहूर डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर से सरफराज सैफी की ये बात, जी हाँ आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं डरना नहीं, एहतियात जरूरी है। बच्चों को अगर बचाना है तो एहतियात जरूरी है। आइए हमारे साथ पैनल में दो और खास डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज और डॉक्टर रंजन कुमार। डॉक्टर शुभ्रा, आखिर ऐसे कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिसको लेकर सचेत होने की जरूरत है कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है? नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज हूँ। जो पिछला हमारा पुराना सेकेंड वेव में वायरस था वो डेल्टा वायरस था, और अभी जो थर्ड वेव जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे हो सकती है वो ओमिक्रॉन की वजह से है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ओमिक्रॉन की वजह से जो लोग भी संक्रमित हैं उनके जितने भी सिम्टम्स हैं वो सेम ही हैं जैसे डेल्टा वायरस में थे। जैसे कि वो शुरू होता है, धीरे धीरे मरीज को बदन में दर्द होता है, गले में खराश होती है, हल्का हल्का सा बुखार आता है, देखने में वो मामूली सर्दी जुकाम जैसा ही लगता है, और उसके बाद थोड़े दिन दवाई खाते हैं ठीक हो जाता है। बट इनिशियली जो एक हफ्ता होता है उसके बाद 7 दिनों के बाद, 7-8 दिनों के बाद कुछ लोगों में ऐसा होता है, सिर्फ 10% लोगों में ही ऐसा होता है कि ये अपना भव्य और भयानक रूप लेता है, जिससे कि पेशेंट डिस्ट्रेस में चला जाता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, लंग्स ख़राब हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। 90% लोगों में फर्स्ट और सेकेंड वेव के टाइम पर भी 90% लोगों में ये वायरस था, ये मामूली सर्दी ज़ुकाम की तरह ही था। तो अभी हमको जो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, हमें अगर जस्ट इन केस थर्ड वेव आती है ओमिक्रॉन की वजह से, तो ये है कि अगर हमें लगता है कि सर्दी ज़ुकाम है तो हम घर पे बैठ के अपना ट्रीटमेंट खुद ना करें, अपने डॉक्टर के पास में जाएं। अगर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव भी आता है, जो कि इनिशियली 2-3 दिन में नेगेटिव आता है, तो भी डॉक्टर जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें उसको टाइम पे लेते रहें। इसके साथ में बहुत ज़रूरी है कि सारे प्रिकॉशन, सारे एहतियात जो हम सेकेंड और फर्स्ट वेव के टाइम पे लेते थे वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली टाइम के साथ हम भूल चुके हैं कि कोरोना वायरस आता था, आता था और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे आने लग गए थे। जी डॉक्टर शुभ्रा, मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार। डॉक्टर रंजन, बूस्टर डोज की बजाय दोनों टीके पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा लगता है आपको? मनीष जी धन्यवाद। देखिए, पहले तो है कि सब लोगों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। अभी भी हमारे देश में सारे लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। स्पीड हुई है काफ़ी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली वैक्सीन ली और दूसरी लेना भूल गए, छोड़ दिए हैं। तो पहले तो सारे लोगों का फर्स्ट और सेकेंड डोज हो जाए, और बच्चों का भी वैक्सीनेशन जल्दी स्टार्ट करना चाहिए ताकि बच्चों में रिस्क कम रहे। और जैसे हमारे हेल्थ कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो पहली वैक्सीन जिन्होंने बहुत पहले ली है, जनवरी और फरवरी में ली है, जितने भी फ्रंट वर्कर्स थे, उन लोगों को बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ओमिक्रॉन अपने पाँव इंडिया में फैलाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि तंजानिया से होते हुए एक दिल्ली में भी ये अपने कदम रख चुका है। तो ये हो सकता है कि अगले 1 महीनों में हमें ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा देखने को मिले। इसलिए सारे लोगों को अब वापस वो पुराने एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लोगों मास्क पहन के निकलें, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। सारे जो प्रिकॉशंस पहले हम लोग फॉलो कर रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो सब लोगों को फिर से फॉलो करने की ज़रूरत है। जी, ये राष्ट्रीय संकल्प, एक राष्ट्र का संकल्प लेने की जरूरत है। वक्त है जब अगर आप खुद भी बचेंगे दूसरों को भी बचाएंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और मेहमानों से पूछेंगे। जी हाँ, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इसका सरोकार आपसे है, आपके परिवार से है, अम्मा से है, बाबूजी से है, बेटे से है, बेटी से है, पड़ोसी से है और समाज से है। इसलिए राष्ट्र संकल्प जरूरी की एहतियात है जरूरी। जी हाँ, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और जानेंगे कि आखिर किस वर्ग को सबसे ज्यादा चपेटे में ले सकता है ओमिक्रॉन। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज और हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार बने हुए हैं। जी हाँ, आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में बच्चों को इससे क्या खतरा है और अपने नौनिहालों को ओमिक्रॉन से कैसे बचाएं, इस पर हमने दुनिया के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ
डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर से बात की। सरफराज सैफी की ये बातचीत जरा बच्चों को लेकर आप भी सुने। देखिए, एक बहुत इसको मैं अच्छी बात कहूंगा कि अभी जून के महीने में, जून 2021 में एक नेशनल सीरो सर्विलेंस हुआ और बच्चों में हुआ, तो ये पाया गया, उस समय स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, जून की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें ये पाया गया कि 50% से भी ज्यादा जो हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन है उनमें सीरो पॉजिटिविटी पाई गई, यानी वो इन्फेक्शन होकर के उनमें निकल चुका है। इसका मतलब हुआ कि बच्चे हमारे इन्फेक्शन फैलाने के ड्राइवर नहीं हैं, बल्कि उनको इन्फेक्शन उनके पेरेंट्स ने, जब ये लॉकडाउन था, जबकि हमारे स्कूल कॉलेज बंद थे, उन्होंने दिया। तो अब सलाह यह है कि बच्चे, बहुत से बच्चे, मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड इज ऑलरेडी सीरो पॉजिटिव, इन्फेक्शन होके निकल चुका है। और जब मैंने कहा इन्फेक्शन होके निकल चुका है, तो बताता था मैं कि सेलुलर इम्यूनिटी बन गई उनके अंदर। तो सेलुलर इम्यूनिटी जब बन जाती है तो वो सेल में मेमोरी आ जाती है। तो अगर ये उनके अंदर गुस्सा भी है तो उनके अंदर बड़ा माइल्ड होके जाएगा। जो मैं कह रहा हूं ये एक प्रिलिमिनरी नॉलेज है, हो सकता है आने वाले समय में हमको अपने विचारों को चेंज करना पड़े, विभिन्न जगह जांच चल रही हैं, लेकिन आज जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं, आज जो रिसर्च सामने आ रही हैं, विभिन्न कंट्रीज सामने आ रही हैं, उनमें यही कहा रहा है कि कोई परेशानी होने की बात नहीं है। इसलिए बच्चों में कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन हां, हमें बच्चों का बचाव करना है। बच्चों का बचाव कैसे होगा? नंबर एक, जो स्कूल हमारे खुल चुके हैं, कॉलेज खुल चुके हैं, जो कि बच्चों के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों घर पे, या स्कूल के टीचर हों, या स्कूल का स्टाफ हो, उसको फुल्ली वैक्सीनेटेड कराएं। और जो हमारे एडोलेसेंस हैं, यानी जो बच्चे 12 साल से बड़े हैं, 18 साल से बड़े हैं, एडोलेसेंस बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेट करें। हमारे छोटे बच्चों में अभी वैक्सीन लगवाना का ऐसा हमारा कोई अभी कानून नहीं बना, ऐसा गाइडलाइंस नहीं आई, लेकिन उनमें भी चूंकि सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं उनको देना चाहूंगा कि एक वर्ड है, वर्ड वैक्सीनेशन। वर्ड वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हम जो मास्क है उसको बोलते हैं कि वर्ड वैक्सीनेशन, यानी सारे बच्चे जो हमारे स्कूल जाते हैं या कहीं भी हैं उनको मास्क लगाएं। और दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट तरीका, यानी कोविड से जो बचाव का तरीका है, यानी वही मास्क, डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग नहीं रखें और हैंड वॉशिंग रखें, ये टेक्निक अपनाएं। तो मैं समझता हूं डरने की कोई बात नहीं है। और पेरेंट्स खुद वैक्सीन लगवाएं, अपनी सारी डोज पूरी करें, टीचर को डोज पूरी करवाएं, जो अदर हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं स्कूल उनको पूरा कराएं। और बच्चों को सिर्फ जो कि वर्ड वैक्सीनेशन कहलाता है, जिसको कि हम अनदर वर्ड्स में कहते हैं कि मास्क, उसको लगा के भेजें। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चों में डरने की बात है। डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। जी हां, निम्स के आप चेयरमैन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और बता रहे थे कि इस समय आपके लिए सबसे बड़ी वैक्सीन अगर कोई है तो वो है ये मास्क। ये लगाना जरूरी है, तभी आप खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल है, जिसमें डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और डॉक्टर रंजन कुमार। डॉक्टर भार्गव, मेरा सवाल आपसे, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को हम लोग सुन रहे थे, उनके मुताबिक उनको ये लगता है, ये अनुसंधान जो रिसर्च सामने आ रहे हैं, जरूरी ये है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं। जी हाँ, घर के पेरेंट्स, बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो टीचर्स का वैक्सीनेशन होना जरूरी है, यानी कि टीकाकरण जरूरी है। ऐसे में अब भी जो सर्वे और जो आंकड़े मैं ये शो करने से पहले जो पढ़ रहा था, देश में लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं डॉक्टर भार्गव जो एक वैक्सीन तक नहीं लिए। बिल्कुल, देखिए ये बात तो पक्की है कि डेल्टा वेरिएंट हो, बीटा वेरिएंट हो, जिसने 2 टीका लगवाया हुआ है वो उसको प्रोटेक्शन है, ये प्रूव हो चुका है। यूके का डेटा हो, अमेरिका का डेटा हो, नीदरलैंड का डेटा हो, बेल्जियम का डेटा हो, 2 टीका डेल्टा वेरिएंट से भी बचाता है और इसी संदर्भ में ओमाइक्रॉन से भी बचाता हुआ लगता है। जब हम बच्चों की वैक्सीन की बात करते हैं और बूस्टर डोज की बात करते हैं, पूरे विश्व में बच्चों की वैक्सीन को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि
बच्चों में भी अगर डेल्टा वेरिएंट होता है तो वो घातक हो सकता है, MIS करा सकता है, ये समझना आवश्यक है। इसलिए हमें टीकाकरण को सुदृढ़ करना पड़ेगा, टीकाकरण को बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों में टीका को लगवाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम अक्टूबर नवंबर से सुन रहे थे आज वो पहला हफ्ता दिसंबर का आ चुका है। जब तक हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है बच्चे के टीकाकरण की, ओमाइक्रॉन के डर के कारण कल 1 करोड़ टीका जो लगे हैं वो कहीं ना कहीं डर दिखाता है और आप लोगों का सही मैसेजिंग दिखाता है, मीडिया कर्मियों का, कि लोगों के जनमानस में वापस चेतना ला रहा है कि 2 टीका लगवाना आवश्यक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बूस्टर डोज। हमारे को आज की तारीख में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी है, हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, हम बूस्टर भी लगा सकते हैं, हम दूसरी डोज भी दे सकते हैं और बच्चों की वैक्सीन भी दे सकते हैं। हमको तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम तीसरी वेव को बचा सकते हैं, ना कि ये कह के सिर्फ दूसरा टीका लगाइए और बूस्टर दूसरा टीके लगवाने के बाद होगा। क्योंकि हमने 16 जनवरी याद करिए मनीष जी, पत्रकार बंधु भी थे, फ्रंटलाइन वर्कर भी थे जिन्होंने 16 जनवरी को पहला टीका लगवाया था। 11 महीने हो चुके हैं, वैक्सीन 8 से 9 महीने काम करती है और कहीं ना कहीं 60 साल से ऊपर वाले लोग जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जी डॉक्टर भार्गव मैं आपके पास आऊंगा। अहम जानकारी, आपने 3 बातों पर जोर दिया है और 3 बातों को लेकर आखिर दुनिया के मशहूर डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर क्या कहते हैं। आखिर तीसरी लहर की आहट के बीच ये बूस्टर डोज में क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? थर्ड वेव की इस आहट के बीच क्या वक्त आ गया है कोरोना की बूस्टर डोज देने का? इस पर डॉक्टर तोमर ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। फिर मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, शुभ्रा भारद्वाज और रंजन कुमार के पास जाऊंगा। देखिए, बूस्टर डोज मेरा, चूंकि सरकार का अभी इस पर कोई कमेंट नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय है कि बूस्टर डोज होनी चाहिए। और यहां मैं 2 बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो बूस्टर डोज में उन लोगों को चुनना चाहिए जो कि मोर देन 45 हो गए, पहले उनको लगाएं, वो सबसे, क्योंकि वो खतरे की घंटी है उनके पास। उसके बाद सरकार जो है 45 से पहले वालों को दे दे, राइट। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा कि अभी स्टडी निकली है कि जो कोवैक्सीन है, मैं किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, पर मैं कहना चाहता हूं कि कोवैक्सीन जो है हमारी डेड वैक्सीन है। तो डेड वैक्सीन जब बॉडी में लगाते हैं तो उससे जो होती है सेलुलर इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। जब सेलुलर इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है तो सब मैंने बताया था पहले आपको, सेलुलर इम्यूनिटी बढ़ने से उस बॉडी में जो होती है एक मेमोरी होती है। तो उस मेमोरी से तो क्या होता है कि वो आदमी में वायरस जाएगा नया वाला, तो फटाक से उसको कैच करने की क्षमता रखेगा, उसको रोक लेगा अपने अंदर। तो अब ये यहां मैंने ये बात क्यों कही, अगर डेड वैक्सीन कोई सा भी हो, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोई अदर हो, तो उसको लगाना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे क्रॉस वैक्सीन करिए। अगर किसी को कोवैक्सीन लगा है तो कोविशील्ड लगाए हैं हम बूस्टर में, कोविशील्ड लगा है तो हम कोवैक्सीन की डोज दें। जैसा कि हमारे विदेश अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि जो बूस्टर डोज है वो डिफरेंट दी जा रही है। ये मेरा एक मैसेज है, ये मेरा पर्सनल राय है। सरकार जब हमको गाइडलाइंस देगी, हमें चीज़ों को देगी, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए डॉक्टर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जो कि विदेशों की रिपोर्ट के अनुसार आधारित है, हमको बूस्टर डोज होनी चाहिए। अगर हम लोग, सरकार आज्ञा देगी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे ही आज्ञा मिलेगी हम लोग देने को तैयार हैं, पर विदेशों में ये दी जा रही है। जी हाँ, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को आप सुन रहे थे और मुझे याद है बचपन में हम लोग सुनते थे, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जी हाँ, लेकिन इस समय अगर ओमिक्रॉन को हराना है तो बूस्टर डोज जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी जी, अब 50 म्यूटेशन की बात की जा रही है ओमिक्रॉन को लेकर, इसके 50 म्यूटेशन है और अभी हम पहली दूसरी लहर को भूलने ही लगे थे कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। बूस्टर डोज को लेकर डॉक्टर भार्गव का ये कहना है प्रोडक्शन बहुत तेजी से चल रहा है, सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाए, उनको टीका लगाया जाए। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि बूस्टर डोज जरूरी हो जाता है? डॉक्टर माहेश्वरी।
देखिए मनीष जी, पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक एक डिजास्टर की तरह से हम मानते हैं, और जब भी इस तरह का कोई डिजास्टर होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी होता है क्या, वो ये है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को जल्दी जल्दी बदलें, हम जल्दी जल्दी निर्णय लें इस तरह से कि हम किसी डिजास्टर को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएं। जो डॉक्टर राहुल ने बोला है वो बिल्कुल सही बात है कि आज हमारे पास प्रोडक्शन काफी अच्छा है वैक्सीन का, और जब हम इस तरह के पेंडेमिक से जूझ रहे हैं कि एक नया वेरिएंट खड़ा हुआ है हमारे सामने, जो कि कई देशों में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव मिल रहा है, जिसको लेकर के साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी जो है उसमें काफी चिंता है कि शायद ये और ज्यादा मुसीबत लेकर के आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक जरूर अहम निर्णय लेना चाहिए कि हम एक पैरेलली, जहां इतना अच्छा सशक्त गंभीरता के साथ अपना टीकाकरण अभियान चला रहे हैं, वहीं हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देना भी पैरेलली स्टार्ट करें, ताकि हम उनको ज्यादा सुरक्षित कर सके, क्योंकि वो पहले इस वेरिएंट के साथ डील करने वाले हैं। केसेस जब पॉजिटिव आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर्स ही हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स ही हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि उससे डीलिंग करते हैं। और अभी हमें इस वायरस के बारे में ज्यादा ठीक से जानकारियां नहीं है, आने वाले वक्त में और चीजें क्लियर होंगी, तो क्यों नहीं हम उस एक वर्ग को जो कि ज्यादा एक्सपोज्ड है, जो पहले कांटेक्ट में आने वाला है, उसको ज्यादा सुरक्षित करें, उसको एक बूस्टर डोज दे, ताकि वो जो है और ज्यादा हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ सके और वो भी सुरक्षित रहे। अगर उनमें इन्फेक्शन होता है, जो कि हम हर बार देखते हैं कि इस वर्ग में ज्यादा इन्फेक्शन होता ही है क्योंकि वो एक्सपोज्ड हैं, तो हम उनको ज्यादा सुरक्षित कर पाएंगे, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम होंगे, वो जल्दी ठीक होकर के दोबारा अपने काम पर वापस आएंगे। तो ये बहुत जरूरी पहल है जो कि सरकार को इस वक्त करनी चाहिए। साथ ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी हमें तेजी से स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों का जो जनसंख्या है इस वक्त वो ऐसी है जिसको वैक्सीन नहीं मिली है। जरूर उन लोगों में सीरो पॉजिटिविटी अगर हम देखें तो दिख रही है कि उनमें एंटीबॉडीज लेवल्स हैं, लेकिन ये आगे चलकर किस तरह से बिहेव करने वाला है ये अभी हमें क्लियर नहीं है। अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका में भी 5 साल से कम के बच्चों में काफी इन्फेक्शन देखा जा रहा है। जरूर माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन वहां के साइंटिस्ट अभी इस बात से परेशान हैं। तो क्यों नहीं हम और बेहतर तैयारी करें, हम और अच्छे तरीके से इससे लड़े, ताकि जो हमने दूसरी लहर और पहली लहर में सबक सीखे हैं उनसे हम 2 कदम आगे चले, ना कि 2 कदम पीछे चले। ये ज्यादा जरूरी होगा। जी डॉक्टर माहेश्वरी, अहम जानकारी। हमारे साथ डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज हैं। डॉक्टर शुभ्रा, इसके रंग रूप अवतार 50 म्यूटेशन की बात डॉक्टर माहेश्वरी, डॉक्टर भार्गव अभी कह रहे थे, बचाव की बात है बच्चों को लेकर। ये सुपर माइल्ड तो कहा जा रहा है, इवन WHO की भी एक रिसर्च और स्टडी आई है कि साउथ अफ्रीका में जहां से ये आया है वहां पर स्प्रेड तो हुआ, संक्रमण तो हुआ, लेकिन मौतें नहीं हो रही। ये राहत की खबर है, एहतियात जरूरी है। डॉक्टर शुभ्रा। हाँ जी, ये जो अभी जो नया वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, जस्ट लाइक कि जो पहले डेल्टा वायरस था, बच्चों में एक्चुअली इस वायरस को अटैच करने के लिए जो रिसेप्टर्स चाहिए लंग्स में, वो बच्चों में होते नहीं हैं। इस वजह से बच्चों में ये बहुत ही माइल्ड डिजीज़ कर रहा है। कुछ बच्चों में एक PIMS कर रहा है, जिसमें कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो लेकिन वो कुछ ही बच्चों में हो रहा है, सारे बच्चों में नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जैसे कि बाकी एडल्ट्स हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो बच्चों का जो वैक्सीनेशन है, अंडर 18 वैक्सीनेशन है, वो नहीं हुआ है। उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे एडल्ट्स में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, अगर 60% लोगों को डबल डोज मिल चुकी है एंड अराउंड 34 to 35% एडल्ट्स को एटलीस्ट सिंगल डोज मिल चुकी है, लेकिन वहाँ बच्चों को कोई डोज नहीं मिली है। तो अगर बच्चों को खुद में माइल्ड इन्फेक्शन होता है तो भी वो अपने घर के जो बाकी एडल्ट्स हैं, जिनको शायद सिंगल डोज ही मिली है, जिनकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से नहीं है, उनको फिर भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, एक कैरियर का काम कर सकते हैं, जो कि पहले फर्स्ट और सेकेंड वेव में ऐसे केसेस हमने देखे हैं, पर्सनली देखे हैं, ऐसा हुआ है। एंड बच्चों को वैक्सीनेट करना इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में जिनकी हमारी जनवरी और फरवरी से जब हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड इंट्रोड्यूस हुई थी, तो सबसे पहले हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर था, जो कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हेल्थ केयर स्टाफ थे, पुलिस फोर्स थी, उन सबको वैक्सीन जनवरी में ही लग गई और फरवरी में ही लग गई। एंड उनका जो सेकेंड डोज था वो भी 2-3 महीने के बाद लग गया। अब उनमें कंडीशन ये है कि उनके जो एंटीबॉडीज़ लेवल थे अभी तक आकर गिर चुके हैं। एंड जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने भी कहा, दे आर द फर्स्ट पर्सन टू गेट एक्सपोज्ड।
तो अब जो लोग पहली बार एक्सपोज होने जा रहे हैं, जो हमारे पास में पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, जो हमारी सिस्टर्स केयर करती हैं, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ केयर करता है, जहाँ पे पेशेंट के घर वाले भी अंदर एक कोविड वार्ड में नहीं जा पाते हैं, तो उन लोग का वैक्सीनेशन ताकि बूस्टर डोज बहुत ही जरूरी बन चुका है। जी डॉक्टर शुभ्रा, हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार भी हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि 45 मिनटों तक आप कहीं मत जाइएगा। आपके जीवन से जुड़ी सारी जानकारी, ओमिक्रॉन को लेकर कैसे बचें, ये सारी जानकारी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, देश के जाने माने डॉक्टर आपके अपने पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया पर दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार है। डॉक्टर रंजन कुमार, जी हाँ, ये सामाजिक धर्म भी है कि मास्क लगाएं, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं, और इसके साथ साथ जान और जहान दोनों जरूरी है। हम उस दौर में नहीं लौटना चाहते जहां पर आंशिक लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन फिर एक बार आए। अगर आप सबको इससे बचना है तो एहतियात जरूरी है। डॉक्टर रंजन कुमार, बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। हम सबको मिलजुल कर इसका सामना करना पड़ेगा, और अभी से ही तैयारियां सरकार ने और सारे अस्पतालों ने शुरू कर दी हैं कि हमें फिर से वो दोबारा दौर देखना ना पड़े जहां पे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस की लाइन लग रही है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, मरीज घर पे ही, कई मरीजों की मौत घर पे ही हो जा रही है। तो सबको से रोकने के लिए हम सबको मिलजुल के इनसे लड़ना होगा। सब लोग अभी से ही मास्क पहन के वापस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, दूसरों से डिस्टेंस बनाएं, अननेसेसरी ना निकलें, और कोशिश ये करें कि बच्चों को भी ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाए तो अपने सारे बच्चों को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि हमने देखा है कि स्कूल कहीं कहीं शुरू हुए हैं तो कई सारे स्कूल में पूरी क्लास की क्लास इन्फेक्ट हो रही थी कोविड वैक्सीन से, सारे के क्लास के बच्चे संक्रमित हो रहे थे। तो वैसी सिचुएशन ना हो, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि सारे बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, मीडिया, पुलिस, सब लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज लगा ली है, पहले 1 साल ऑलमोस्ट बीतने को है, तो उनको भी दोबारा से ज़रूरत पड़ सकती है अगर ओमिक्रॉन अपने पाँव पसारता है। और उम्मीद है कि अगर जिस तरह से कुछ केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो अगले 1 महीनों में ये ज़्यादा केसेस हमारे आसपास भी मौजूद हो सकते हैं। अच्छी डॉक्टर रंजन भार्गव, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब मुझे इंडिया का सवाल। जी हाँ, ओमिक्रॉन जो एक दैत्य के रूप में सामने दिखाई दे रहा है, हालांकि WHO की एक स्टडी आई है, एक रिसर्च आया है, ये सुपर माइल्ड है, लेकिन बचाव जरूरी है। क्या डॉक्टर रंजन भार्गव, जिन्हें पहले कोरोना हुआ उन्हें भी ओमिक्रॉन हो सकता है? तो पहले कोरोना हुआ, ओमिक्रॉन उनमें ज़्यादा जल्दी हो सकता है। ऐसी अभी लेटेस्ट जो स्टडीज़ आई हैं वो बता रही हैं कि जिनको पहले हुआ है वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं। और इसकी और स्टडीज़ 1-2 वीक में और अगर केसेस आएंगी तो ज़्यादा स्टडी होगी तो ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैलता है और जिनको हो चुका है उनको भी संक्रमित करता है, इसलिए जिनको कोविड हो चुका है उनको भी परहेज करने की ज़रूरत है। सारा जो हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं वो सारे करें। उन्हें ये चीज़ गलतफहमी ना ले कि हमें एक बार कोविड हो चुका है और वैक्सीन लगवा ली है तो हमें फिर से ओमिक्रॉन नहीं हो सकता। जी डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके बाद सीधे किसी मरीज को या जिसमें ये लक्षण पाए जाएं जो ओमिक्रॉन जैसे लगे तो क्या करना चाहिए, और वो क्या लक्षण होते हैं जिसके बाद सीधे डॉक्टर के पास जाया जाए? देखिए मनीष जी, ये बात तो साफ ही है कि कोरोना से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किसी भी और आमतौर से जो वायरल फीवर होता है उससे मिलते जुलते ही होते हैं। लेकिन जब भी पेंडेमिक फैला होता है तब हम लोगों से यही अपील करते हैं, दूसरी लहर में भी हमने यही अपील की थी कि अगर आपको ऐसे शुरुआती लक्षण देखते हैं तो हमें पहले अपने आप को आइसोलेट करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि हम वो इन्फेक्शन दूसरों को अपने घर में पास ऑन ना करें। तो अगर किसी को भी बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, या बुखार है, बदन दर्द है, सर में बहुत ज्यादा दर्द है, या आपको जो है दस्त वगैरह हो रहे हैं, या कुछ लोगों में जैसे हम पहले भी देख रहे थे कि टेस्ट और स्मेल में जो है परिवर्तन आ जाता है, तो ये सब जो लक्षण है, और जिस तरह से अभी साउथ अफ्रीका से बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा वो थकावट और सूखी खांसी देख रहा है, जो कि आमतौर पे हम लोग आजकल के बुखारों में देखते ही हैं। तो इसलिए अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो 2 चीजों का खास तौर से ध्यान रखें। एक, खुद को आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी
जरूरी है जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि आपको कोरोना नहीं है या आपको मामूली बुखार ही है, वायरल ही है। दूसरी चीज ये है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हम लोग अपने शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं या जो है हम अपने आप से दवाइयां खाने की कोशिश करते हैं। तो हमें डेफिनेटली ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और उनसे सलाह लेकर के दवाइयां शुरू करें और किस तरह से हमें अपने आप को मॉनिटर करना है, इस बात का लगातार हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और देखिए, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं, तो अगर हम खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन, क्योंकि देखिए अगर ओमिक्रॉन के साथ यही देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलता है और डेल्टा के साथ भी हमने देखा था कि पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो रहा था। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को आइसोलेट करें ताकि हम इस इन्फेक्शन को और आगे बाईपास डॉक्टर स्वाति, आपने एक अहम बात की। आमतौर पे भारतीयों के घरों की एक मानसिकता होती है, जरा कुछ हुआ तो घर का वैद्य बन जाओ, घर में ही इलाज कर लो। लेकिन जब संक्रमक, एक ऐसी महामारी जो दुनिया में फैली हुई है, डॉक्टर माहेश्वरी कह रही हैं कि घर के वैद्य बनने से बचें, आप सीधे डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर शुभ्रा, घर का वैद्य बनना जोखिम भरा भी हो सकता है। कोरोना के टाइम में, कोरोना डिजीज में, किसी भी वेरिएंट में, डेल्टा में भी, ओमिक्रॉन में भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। घर का वैद्य बनने से बड़ी एक और बात है कि जैसे कि कोरोना वायरस है, अगर घर में होता है, हस्बैंड को होता है तो वाइफ को भी यूजुअली हो ही जाता है, भाई को होता है, बहन को हो जाता है, तो घर में सारे मेंबर्स को ये वायरस एक साथ ही यूजुअली होता है। ऑल्दो वो आइसोलेशन फॉलो करते हैं फिर भी होता है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि अगर 4-5 लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट हुआ है सेम घर के, जो कि सेम ही उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, फिर भी ऐसा होता है कि जो 3-4 लोग होते हैं उनको बहुत ही माइल्ड फॉर्म में आता है और चला जाता है और 1-2 लोगों को बहुत सीवियर हो जाता है। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि शुरू में फर्स्ट मेंबर के लिए, सेकंड मेंबर के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जो 3rd, 4th, 5th मेंबर होते हैं सोचते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन तो वही है, बीमारी भी वही है, सिम्टम्स भी वही है, तो दवाइयाँ भी वही होंगी। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि इस वायरस का स्टेल्थ मोड ऑफ अटैक है, मतलब ये अपना काम अंदर कर रहा होता है और सडनली एक दिन अचानक से, यूजुअली ऑन 10th और 11th डे ऑफ द डिजीज़, पेशेंट डिस्ट्रेस में चला जाता है। हालांकि 10% लोगों को ही होता है, फिर भी ज़रूरी है कि एक दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन नहीं शेयर करें। और जैसे कि डॉक्टर्स बताते हैं, हर 3-3, 4-4 दिन पे कुछ मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम कहते हैं, तो उनकी जांचें होती हैं जो हर 3-3, 4-4 दिन पे करानी होती हैं, वो कराते रहें। और उन मार्कर्स के बेसिस पे आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि फर्दर HRCT की ज़रूरत है कि नहीं, चेस्ट के स्कैन की ज़रूरत है कि नहीं, एक्सरे की ज़रूरत है कि नहीं। तो जो जैसा आपके डॉक्टर बता रहे हैं वैसा करें। अगर घर में सबको है ये डिज़ीज़ है तो भी सब लोग 1 या 2 ही प्रिस्क्रिप्शन ना फॉलो करें। एंड दूसरी बात, ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिर भी ये जो होता है वायरल लोड एक दूसरे का ना बढ़ाएं एंड फिर भी जो भी आइसोलेशन मेंटेन करें आपस में सब लोग, और सैनिटाइज़र, मास्क और ये सारी चीज़ों का यूज़ करें। और दूसरी एक और बात है कि कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पिछली बार मैंने देखा बहुत सारे लोग 4-4, 5-5, 6-6 बार स्टीम ले रहे थे, तो उससे नेसल म्यूकोसा डैमेज हो रही थी। और एक बार नेसल म्यूकोसा, नाक की जो म्यूकोसा होती है बहुत सेंसिटिव होती है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो वायरस और जल्दी अटैक कर सकता है और एंटर कर सकता है। अहम जानकारी डॉक्टर शुभ्रा दे रही हैं कि बार बार जो स्टीम लेने की एक पद्धति सामने आई थी पहली और दूसरी लहर में, अगर आप ज्यादती करेंगे, आप अति करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। डॉक्टर रंजन कुमार, एहतियात के ऐसे और कौन से कदम हो सकते हैं? आपको लाखों करोड़ों दर्शक न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि इसके बचाव के वो सारे उपाय आप बताएं। देखिए, जैसे भी आपको अगर सिम्टम्स होते हैं, बुखार, बदन दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, अपने आप को आइसोलेट करें। आप अब घर पे रहकर भी डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन या टेली कंसल्टेशन के थ्रू संपर्क करके उनसे दवाइयाँ ले सकते हैं। अपने घर के परिवार वालों को उनसे बता दें कि आप उनसे दूर एक अलग कमरे में रहें जब तक कि आपका क्लियर नहीं होता है कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या आपको कोविड या ओमिक्रॉन के वायरस हो चुके हैं। अब जैसे कि इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकते हैं, तो ये सारी आपको तैयारियां करनी है। प्लस आपको हमेशा सैनिटाइजर का यूज करना है। डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आप न्यूज इंडिया पर आकर ओमिक्रॉन से लड़ने के वो सारे उपाय और वो हथियार आपने लाखों करोड़ों दर्शकों को दिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते
जाते जाते मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, न्यूज इंडिया का ये संकल्प है, राष्ट्र का संकल्प है, मास्क लगाएं, टीका लगवाएं, दूरी बनाए रखें, इसके साथ साथ खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।